नमस्ते। चलिए आज इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जिसने दक्षिण एशिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है 1971 के उस ऐतिहासिक सरेंडर की, एक ऐसा सरेंडर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने फिर कभी नहीं देखा। 93,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, पता है, ये वो आंकड़ा है उन पाकिस्तानी सैनिकों और बाकी कर्मियों का जिन्होंने 1971 में भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे, अपने हथियार डाल दिए थे। ये इतिहास के सबसे बड़े सरेंडर्स में से एक गिना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? वो क्या वजह थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया को इतना बड़ा मिलिट्री सरेंडर देखना पड़ा? चलिए एक एक करके इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं। अब देखिए, इस सरेंडर की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें उस पाकिस्तान को समझना होगा जो 1971 में था। सोचिए, एक ऐसा देश जो दो हिस्सों में बटा हुआ था और दोनों के बीच हजारों किलोमीटर का फासला था। तो 1971 का पाकिस्तान कैसा था? एक था वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान। सारी की सारी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर वो थी वेस्ट पाकिस्तान के पास। लेकिन मजे की बात ये कि देश की ज्यादातर आबादी ईस्ट पाकिस्तान में रहती थी। तो इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली लोगों को हर कदम पर, चाहे वो राजनीति हो या कल्चर, भेदभाव झेलना पड़ रहा था। और फिर हालात बिगड़ने शुरू हुए। आम चुनाव हुए और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जबरदस्त वोटों से जीत गई, लेकिन उन्हें पावर नहीं दी गई। और इसके जवाब में क्या हुआ? पाकिस्तानी सेना ने शुरू किया ऑपरेशन सर्चलाइट। ये एक बहुत ही क्रूर मिलिट्री एक्शन था और बस इसी ने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई यानी मुक्ति संग्राम की आग में घी डालने का काम किया। अब ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा था उसका सीधा असर भारत पर पड़ना ही था, और बहुत जल्द भारत इस पूरे संघर्ष में एक बहुत ही अहम, एक डिसाइसिव रोल निभाने वाला था। पाकिस्तानी सेना का जुल्म इतना बढ़ गया कि लोग वहां से भागने लगे। और कितने लोग? करीब करीब 1 करोड़। जी हाँ, 1 करोड़ रिफ्यूजी बॉर्डर पार करके भारत में आ गए। आप सोच सकते हैं, ये उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गया था। तो भारत ने क्या किया? सबसे पहले तो इन लाखों शरणार्थियों को पनाह दी। साथ ही बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो लड़ रहे थे, मतलब मुक्ति बाहिनी, उन्हें भी सपोर्ट देना शुरू किया। लेकिन फिर पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला कर दिया और बस दिसंबर 1971 में भारत ऑफिशियली इस जंग में कूद पड़ा। और यहीं से शुरू होती है वो जंग जो इतिहास में अपनी स्पीड और अपने रिजल्ट के लिए जानी जाती है। एक ऐसी लड़ाई जो बस कुछ ही दिनों में खत्म हो गई। इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी ने मिलकर एक कमाल की स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने इतनी तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया, इतने जबरदस्त हमले किए कि सिर्फ 13 दिनों के अंदर ईस्ट पाकिस्तान की राजधानी ढाका को चारों तरफ से घेर लिया गया। अब सोचिए, ढाका में पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से फंस चुकी थी। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, हथियार डाल देना। और इस घेराबंदी का नतीजा निकला एक ऐतिहासिक सरेंडर। एक ऐसा सरेंडर जिसने सिर्फ जंग ही खत्म नहीं की, बल्कि एक नए देश को जन्म दिया। तारीख याद रखिएगा, 16 दिसंबर 1971। जगह थी ढाका का रेस कोर्स ग्राउंड। पूरी दुनिया की नजरें यहीं टिकी थीं, क्योंकि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना होने जा रही थी। तो उस दिन सरेंडर के कागजात पर साइन हुए। पाकिस्तानी सेना की तरफ से साइन किया लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने, और इंडियन आर्मी की तरफ से थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। और इसी के साथ जंग ऑफिशियली खत्म हो गई। तो जंग के बाद क्या हुआ? वो जो 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उन्हें जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से भारत की कस्टडी में रखा गया। फिर 2 साल बाद जब शिमला एग्रीमेंट हुआ तो उन सभी को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? ईस्ट पाकिस्तान अब दुनिया के नक्शे पर एक नया आज़ाद देश बन चुका था, जिसका नाम था बांग्लादेश। देखिए, ये कोई छोटी मोटी घटना बिल्कुल नहीं थी। 93,000 सैनिकों का एक साथ सरेंडर करना, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर आज तक दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर माना जाता है। सिर्फ 13 दिन, और इन 13 दिनों की जंग ने साउथ एशिया का नक्शा और उसका भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि उस ऐतिहासिक घटना की गूंज आज भी साउथ एशिया की पॉलिटिक्स और सोसाइटी में किस तरह सुनाई देती है।